सुरेंद्र मोहन पाठक साहब के लेखन शैली की एक खासियत ये है कि वे अपने किरदारों को इस कदर मुसीबत के चक्रव्यूह में फंसा देते हैं कि पढ़ने वाला बोलता ओ तेरी, ये कहाँ फंस गया ये, अब क्या करेगा, कैसे निकलेगा इसके अंदर से। और यही सब जो है पढ़ने वाले के अंदर एक रोमांच क्रिएट करता है और उसे ऐसा लगता है कि कैसे मैं इसको पढ़ते जाऊं और एकदम अंत के पेज तक पहुंच जाऊं और मुझे पता चल सके कि ये किरदार इस चंगुल से बाहर कैसे निकला। और ऐसा ही एक केस, एक सिचुएशन, एक नॉवल की कहानी की बात करेंगे हम इस वीडियो में। यह कहानी घटती है सुधीर कोहली के साथ। अब सुधीर कोहली को शायद आप जानते होंगे, जिन्होंने सुधीर कोहली सीरीज पढ़ी है। तो सुधीर कोहली यूनिवर्सल इन्वेस्टिगेशंस का प्रोपराइटर है। सुधीर कोहली जो है वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में वो वर्ल्ड फेमस है। उसकी साख ऐसी बनी है दिल्ली में कि जो काम कोई और नहीं कर सकता वो काम सुधीर कोहली ज़रूर करता है। और अक्सर सुधीर कोहली के दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। तो कैसा भी लफड़ा क्यों ना हो, कैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, सुधीर कोहली के पास उससे निकलने का तोड़ अवश्य होता है। अगर नहीं भी होता है तो वो एक नया रास्ता बना लेता है अपने क्लाइंट को उस पर्टिकुलर चंगुल से निकालने के लिए। यह काबिलियत सुधीर कोहली में कूट कूट कर भरी हुई है। शायद इसीलिए अक्सर उसके पास इस तरीके के उल्टे सीधे घुमावदार केसेस आते रहते हैं। उसके पास एम्प्लॉय के नाम पर वन एंड ओनली रजनी है। रजनी उसका सब काम करती है, टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर रिसर्च करने से लेकर उसको मैसेज पहुंचाने से लेकर किसी के बारे में खबर निकालनी है तो उसको लेकर हर तरह का काम करती है, सिवाय एक काम के जो कि एक गर्लफ्रेंड करती है। और सुधीर कोहली और रजनी के बीच में हमेशा इस बात को लेकर तकरार होती रहती है कि रजनी जो है सुधीर कोहली को घास नहीं डालती है। तो एक मज़ेदार पुट इसमें आते रहता है। अब एक ख़ास बात सुधीर कोहली की ये है कि वो जनाब, वो साहब डनहिल का सिगरेट पीते हैं और अपने आप को द लकी बास्टर्ड कहते हैं। क्यों वो अपने आप को लकी बास्टर्ड कहते हैं? क्योंकि अक्सर वो जो चाहते हैं, जो भी उनकी चाहत होती है, अक्सर वो पूरी हो जाती है और वो किसी तरह उंगली टेढ़ी करके उस काम को करवा लेते हैं और उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। दूसरों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए वो अक्सर अपने आप को द लकी बास्टर्ड कहना पसंद करते हैं। इसमें उनको कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं करते हो। एक दिन की बात है, सुधीर कोहली से मिलने उसके ऑफिस में आता है एक जेंटलमैन जिसका नाम है परमेश्वर ग्रोवर। अब ये जो परमेश्वर ग्रोवर जो है ये दामाद है मुकेश सामरिया का। मुकेश सामरिया साहब जो हैं एमपी रह चुके हैं, उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिज़नेस है और परमेश्वर ग्रोवर जो है उनके एक गारमेंट का जो बिज़नेस है उसमें जूनियर पार्टनर की हैसियत से काम करता है। काफ़ी मालदार पार्टी है, अच्छा खासा कमा लेता है ग्रोवर भी। परमेश्वर ग्रोवर की शादी वीना नाम की एक लड़की से हुई थी जो ऑब्वियसली मुकेश सामरिया की बेटी है और इन दोनों की शादी जो हुई थी मुकेश सामरिया की मर्ज़ी के बगैर हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये मुकेश सामरिया जो है परमेश्वर ग्रोवर से खार खाए हुए हैं। अपनी बेटी की बात मानते हुए मजबूरी में उसे परमेश्वर ग्रोवर को अपनी एक कंपनी में जूनियर पार्टनर लेना पड़ा। अब वीणा जो है कैंसर के लास्ट स्टेज से गुजर रही है। उसे डॉक्टर ने सिर्फ 2 से ढाई साल का समय दिया है। हो सकता है वो 2 से ढाई साल के बीच में उसकी मृत्यु हो जाए कैंसर के कारण। वीना की कहानी कुछ इस प्रकार है कि वीना की नानी 80 लाख रुपए वीना के नाम पर छोड़कर गई और इस 80 लाख रुपए के ऊपर उसके पिता का भी कोई कंट्रोल नहीं है। और वीना के गुजर जाने के बाद इस 80 लाख का मालिक परमेश्वर ग्रोवर होगा। और ये सब बातें जो है जब वो सुधीर कोहली के साथ बात कर रहा था तब सामने उभर कर आती है। अब परमेश्वर ग्रोवर जो है अपनी ये सब राम कहानी सुनाने तो सुधीर कोहली के पास आया नहीं है। वो तो इसलिए आया है यहाँ पर क्योंकि वो एक बहुत बड़े लफड़े में फंस चुका है
और वो जानता है कि इस लफड़े से उसे सिर्फ सुधीर कोहली ही निकाल सकता है, क्योंकि उसे रिकमेंड किया था डॉक्टर कोठारी ने, जो सुधीर कोहली का दोस्त है। परमेश्वर ग्रोवर जो है अपनी व्यथा, अपनी दास्तान व्यथा सुधीर को सुनाना शुरू करता है। उसका सार कुछ इस प्रकार है कि परमेश्वर ग्रोवर का एक अफेयर चल रहा है पल्लवी नाम की एक लड़की से, जो कि एक बार एंड रेस्टोरेंट में हॉस्टेस का काम करती है। अब ग्रोवर की जो बीवी है वीना, वो एक अरसे से आउट ऑफ स्टेशन है। तो यहाँ ग्रोवर और पल्लवी का क्लोजनेस बढ़ता है। एक शाम पल्लवी के सजेशन पर ग्रोवर और पल्लवी जो हैं ऑल हेवेंस हॉलीडे रिजॉर्ट जाते हैं, जो कि शहर से काफ़ी दूर है और एक सुनसान इलाके में बसा हुआ है। वहाँ काफ़ी सारे कॉटेजेस हैं और वे लोग चाहते थे कि वे दोनों जो हैं वहाँ जाकर एक दुनिया से दूर अकेले में समय बिताएं। तो वे लोग उस रिज़ॉर्ट में पहुँचते हैं। पल्लवी कहती है कि मैं अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ, आप जो है गाड़ी लेके कॉटेज के सामने जाओ। तो वो एक कॉटेज के सामने गाड़ी लेके चले, तो पल्लवी अंदर जाती है और वो जाके रजिस्ट्रेशन कराती है। यहाँ पर वो क्या करती है, रजिस्ट्रेशन जो है गलत नाम से कराती है, और जो नाम उसने रजिस्ट्रेशन में डाला था, वो ग्रोवर का नाम वो था ईश्वर सक्सेना, और उसने बताया था कि वे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और यहाँ पर जाते हुए वो यहाँ पर वक्त गुजारना चाहते हैं। और उसने जो गाड़ी का नंबर था, कार का नंबर था ग्रोवर का, वो भी गलत सलत दे दिया था। अब ये दोनों कॉटेज में आते हैं और कॉटेज में उनको बेल बॉय लेके आता। तो बेल बॉय एक ऐसा शख्स है जो उसको बेवकूफ़ किस्म का दिखाया गया है। उसको 20 रुपये ग्रोवर ने दिया तो वो खुश हो गया। तो उसने ही खाली ग्रोवर को देखा हुआ है, बाकी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पल्लवी ने जाके रजिस्ट्रेशन किया था। तब वो लोग कॉटेज में जब हैं तो वहाँ पर कुछ अनबन होती है ग्रोवर और पल्लवी के बीच में, जहाँ पर पल्लवी खार खा जाती है, गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है और वो टैक्सी पकड़ के वापस आ जाती है। अब ये जो ग्रोवर वहाँ से था जो हैं वो थके हारे थे, तो वहीं पर वो लेट जाते हैं, तो उनको नींद आ जाती है और जब वे उठते हैं तो वहाँ से वो भी निकल जाते हैं बिना चेकआउट किए हुए। तो ये कहानी जब ये सुधीर कोहली को सुनाते हैं तो सुधीर कोहली पूछता है कि इसमें लफड़ा क्या है, हुआ क्या है, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो वो कहता है कि लफड़ा ये है कि वहाँ पर एक कत्ल हुआ है। एक स्विमिंग पूल है, उस स्विमिंग पूल में किसी को मार कर डाल दिया गया है। वो इंसान जिसका खून हुआ है उसका नाम है कमाल आहूजा। कमाल आहूजा जो है सीआईडी ब्रांच में एक इंस्पेक्टर है और वो किसी एक केस पे काम कर रहा था, जिसके सिलसिले में वो वहाँ पर गया था पूछताछ करने के लिए, और जहाँ पर किसी ने उसका कत्ल कर दिया। तो अभी भी समझ में नहीं आता है कि अगर वो हो गया है तो इसमें सुधीर कोहली क्या करे, कैसे जुड़े। तो वो बताता है कि पुलिस ऐसे लोगों की छानबीन कर रही है, ऐसे लोगों से पूछताछ कर रही है जो उस वक्त उस कॉटेज में थे, और उस कॉटेज का जो फेसिंग था या वो कॉटेज जो था वो स्विमिंग पूल के पास था। ज़रूर उन्होंने कुछ ना कुछ देखा होगा तब ये कत्ल हुआ था, तो वो सबसे पूछताछ करना चाहती है। अब लेकिन ये ग्रोवर साहब जो है घबराए हुए हैं। क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि एक तो गलत नाम से उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, पल्लवी ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया था। दूसरी, एड्रेस जो दिया गया था वो भी गलत सलत दिया गया था, दूसरे शहर का एड्रेस दिया गया था और कार का नंबर भी गलत था। तो अब जब ये जो ईश्वर सक्सेना की तलाश करेगी और उस एड्रेस पे जाएगी जो एड्रेस दिया गया था, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि ऐसा कोई शख्स तो है ही नहीं। तो उनको शक हो जाएगा कि हो ना हो उसी इंसान ने कमाल आहूजा का खून किया है, और पुलिस उसकी तलाश में लग जाएगी और कभी ना कभी उसको ढूंढ के निकाल लेगी। तो वो चाहता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकले, वो पुलिस के लफड़े में नहीं फंसना चाहता है। अब सुधीर कोहली उसे कहता है कि ठीक है, तुम जाके पुलिस से बता दो सब और बोल दो कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो तुम्हारी बात को राज रखेगी। लेकिन वो इस बात से तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको पुलिस के सामने जाने से बहुत डर लगता है। उसको लगता है कि मैं पुलिस के सामने गया तो मैं अंट शंट कुछ भी बक सकता हूँ, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मैं घबरा जाऊँगा और कहीं मैं ऐसी बात ना कह दूँ जो बाद में मेरे ही गले का फंदा बन जाए। तो वो चाहता है कि वो पुलिस के सामने ना जाए। अब वो इसलिए भी इन सब चीज़ों से निपटना चाहता है क्योंकि जैसे उसने बताया कि उसके ससुर जो हैं बहुत बड़े एमपी रह चुके हैं, बहुत इज़्ज़तदार और बहुत पावरफुल इंसान हैं। तो और अगर उन्हें पता चल गया, इसकी भनक लग गई, तो क्या होगा वो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि उसके ससुर उसके साथ क्या करेंगे। प्लस वीना
के साथ भी उसका रिश्ता ख़राब हो जाएगा और वीना हो सकता है कि उसे तलाक दे दे। और अगर तलाक दे देगी तो जो 80 लाख का वारिस जो वो बनने वाला था 2-2.5 साल के बाद, वो 80 लाख भी उसके हाथ से निकल जाएगा। तो वो इसलिए वो सुधीर कोहली के पास आया है कि वो उसकी मदद करे इस लफड़े से निकलने के लिए। तो सुधीर कोहली पूछता है कि भैया इतना सब चीज़ हुआ है तुम्हारे साथ, तो ज़रूर तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान भी होगा, क्या चाहते हो? तो वो बोलता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जो है ईश्वर सक्सेना बनकर पल्लवी के साथ उस कॉटेज में जाओ और वहाँ पर जाके सब चीज़ निपटाओ। पुलिस जो छानबीन कर रही है, पुलिस को जाके जो भी रूटीन क्वेश्चनिंग होगी उसका आंसर दो और ये दर्शाओ कि तुम ही थे पल्लवी के साथ चला जो वहाँ पर रुके थे। और फिर उसके बाद पता चलेगा कि तुमने ऐसा कुछ खास देखा नहीं है और फिर जो पुलिस जो है तुमको छोड़ देगी। फिर वो उस शहर में जाके ईश्वर सक्सेना का पता और ये सब ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ेगी। और वो कहता है कि मैंने पल्लवी से भी बात कर लिया है, पल्लवी मान गई है कि वो भी तुम्हारे साथ जाने को तैयार है। अब सुधीर कोहली के दिमाग में खतरे की घंटी बजती है और साथ ही इंटरकॉम भी बजता है, जहाँ पर उसकी जो सेक्रेटरी है रजनी, वो उसे बाहर बुलाती है। वो बाहर आता है तो रजनी उसे बताती है कि ये जो क्लाइंट है ना, ये सीधा नहीं है, जलेबी की तरह टेढ़ा है। सुधीर पूछता है कि ऐसे कैसे कह रही हो तुम? तो बताती है कि तुम्हारे आने से पहले इसने छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी ये पूरी दास्तान मुझे भी सुना दी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो रजनी पे लाइन भी मार रहा था वहाँ खड़े खड़े, क्योंकि उसको करीब आधे घंटे तक सुधीर कोहली के आने का इंतज़ार करना था। अब सुधीर कोहली बोलता है कि क्या किया जाए? तो वो बोलता है कि मैं इसको डायरेक्ट मना नहीं करता हूँ, मैं उसको एक ऐसी रकम बोल देता हूँ, अपनी ऐसी फ़ीस बोल देता हूँ कि जिसको सुन के ही बोलेगा नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसको मना नहीं करना चाहता था। तो ठीक है, रजनी बोलती मैंने तुमको सलाह दे दी है, अब जो भी ठीक लगे वो करो। तो सुधीर कोहली अंदर जाता है और उससे बात करता है अपनी फ़ीस के बारे में। और वो बोलता है ग्रोवर उसको 50,000 रुपये देने की पेशकश करता है कि इस पूरे काम के लिए जो शायद एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, 50,000 रुपये देने की बात करता है। लेकिन सुधीर कोहली क्योंकि वो ये केस लेना नहीं चाहता था, तो वो बोलता है कि मुझे 1 लाख रुपये फ़ीस चाहिए। तो ग्रोवर चौंक जाता है कि इतने से काम के लिए 1 लाख रुपये? तो सुधीर बोलता है कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप जा सकते हो, मैं ये केस नहीं लेता हूँ फिर। ठीक है, आप कहीं किसी और के पास चले जाओ, आप मेरे पास आए हो क्योंकि आपको गारंटी है कि मैं आपका कुछ हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन अभी आप मेरी फ़ीस देने को तैयार नहीं हो तो ओके, नो प्रॉब्लम्स। तो ग्रोवर कुछ सोचता है और फिर तैयार हो जाता है 1 लाख रुपये देने के लिए भी। अब सुधीर कोहली चौंक जाता है कि भाई साहब ये क्या हो गया, वो 50,000 की फ़ीस दे रहा था और मैंने 1 लाख मांगा तो 1 लाख देने के लिए भी तैयार हो गया। बाय गॉड, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो तुरंत ग्रोवर जो है 50,000 रुपये निकाल के टेबल पर रखता है, बोलता है ये रहा एडवांस, बाकी जो है पैसा काम होने के बाद मैं आपको दे दूँगा। अब सुधीर कोहली जो है मना भी नहीं कर पाए क्योंकि उसकी शर्त मान ली गई है। तो वो केस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि इससे पहले कि वो और पल्लवी वापस उस रिज़ॉर्ट पे जाए, वो पल्लवी से मिलना चाहता है एक बार, उसको समझना चाहता है, उसको अपनी स्ट्रैटेजी बताना चाहता है कि किस स्ट्रैटेजी के तहत वे लोग वहाँ जाएंगे। तो ग्रोवर बोलता है ठीक है, वो जो बार एंड रेस्टोरेंट में काम करती है उसका पता दे देता है, बोलता है कि शाम 5 बजे वहाँ पहुँच जाना, वहाँ वो तुम्हारा इंतज़ार करेगी, उससे जाके बात कर लेना। सुधीर कोहली बोलता है ओके, और ग्रोवर जो है वहाँ से चला जाता है। अब सुधीर कोहली सोचता है कि क्या ये केस लेके कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊँगा। पहले तो वो बोलता है कि यू लकी बास्टर्ड, तुमने 1 लाख रुपये बैठे बैठे कमा लिया। लेकिन बाद में उसको दिमाग में आता है कि कहीं ये खतरे की घंटी तो नहीं है, कहीं कोई उसकी घंटी बजाने के तो चक्कर में नहीं है। तो क्या होगा इस केस में? ये साधारण सी सिचुएशन लगने वाली, क्या वाकई में इतनी साधारण है या इसका भी कहीं पे पेच फंसा हुआ है जो सुधीर उंगली नहीं रख पा रहा है? लेकिन ये खतरे की घंटी सुधीर के दिमाग में भी बजी थी और रजनी के दिमाग में भी बजी थी, लेकिन उस खतरे की घंटी को उन्होंने नज़रअंदाज किया और ये केस 1 लाख रुपये में करने के लिए सुधीर कोहली तैयार हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
अब सुधीर कोहली केस पे काम करना शुरू करता है। सबसे पहला काम वो करता है, वो जाकर मिलता है अपने एक दोस्त से जो एक अखबार में काम कर रहा होता है। वहाँ जाकर वो पता करता है कि कमल आहूजा का किस्सा क्या है। तो वहाँ उसे पता चलता है अपने रिपोर्टर दोस्त के माध्यम से कि कमल आहूजा जो था मरने से पहले वो एक केस पर काम कर रहा था, जो केस था पति पत्नी और वो का। क्या था ये केस, ज़रा मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। पति था प्रशांत निगम और पत्नी राधिका निगम, और वो नुपुर जोशी। और नुपुर जोशी जो थी निगम परिवार के काफ़ी करीब थी, और प्रशांत और नुपुर का रोमांटिक रिलेशन था। तो एक दिन हुआ ऐसा कि राधिका जो है आउट ऑफ स्टेशन गई, बोली कि मैं रात बाहर ही रहूँगी, उधर ही उसी शहर में रहूँगी, आऊँगी नहीं। तो यहाँ पर मौका पाकर प्रशांत जो है वो नुपुर को अपने घर पे बुला लेता है, और इत्तेफाक से उसी रात प्रशांत की पत्नी राधिका लौट आती है, और घर आकर वो नुपुर और प्रशांत को साथ में देखती है तो उसका गुस्सा जो है 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। खूब बहसबाजी होती है, और गुस्से में आकर वो प्रशांत का जो लाइसेंस्ड रिवॉल्वर है वो निकाल लेती है, और नुपुर को मारने के लिए वो उसके ऊपर पॉइंट करती है। प्रशांत जो है बीच बचाव करता है, और बीच बचाव करने के चक्कर में एक गोली चलती है जो प्रशांत के कंधे को छूकर निकल जाती है। प्रशांत जख्मी हो जाता है, थोड़ा वापस स्ट्रगल होता है, और उस स्ट्रगल के दौरान एक और गोली चलती है, और इस बार गोली राधिका निगम को लगती है और वो वहीं ढेर हो जाती है। अब ये किस्सा जो है, ये किस्सा प्रशांत निगम ने पुलिस को बताई थी, जिसके माध्यम से अखबार में छपा था। और नुपुर जोशी जो थी वो भी इसी बात को दोहरा रही थी कि वो जो राधिका निगम की जो मौत है वो एक हादसा थी, एक्सीडेंट था, गोली गलती से चली, जिसमें प्रशांत भी घायल हुआ। इसके बाद ये पूरी कहानी सुनने के बाद रिपोर्टर उसको बताता है, सुधीर कोहली को, कि जो कमल आहूजा था उसे इस बात पे विश्वास नहीं था। इसीलिए वो, चूँकि वो सीआईडी में था, और सीआईडी का काम वहाँ शुरू होता है जहाँ पुलिस का काम ख़त्म हो जाता है, तो सीआईडी जो है एक स्टेप और आगे गई, और वो इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कहीं ये एक्सीडेंट जो बताया जा रहा है, कहीं ये जानबूझकर तो मारा नहीं गया है राधिका निगम को। इस पूरी लाइन पे कमल आहूजा जो है इन्वेस्टिगेट कर रहा था। अब इसके बाद सुधीर कोहली पहुंचता है पल्लवी से मिलने के लिए। वहाँ पर वो उसे बातचीत करता है, उनका डिस्कशन होता है, और वो उसे बताता है कि रात को वो लोग रिजॉर्ट की तरफ निकलेंगे जहाँ पर उन्हें ठहरना है, और पुलिस जब पूछताछ के लिए आएगी तो वो पूरा स्क्रिप्ट वो लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं। और सुधीर बोलता है कि मैं तुमको यहाँ पर रात को मिलूँगा और यहीं से हम लोग निकलेंगे। जब वो पल्लवी के साथ रिजॉर्ट पहुंचा और वहाँ पर पुलिस ने उसके सामने प्रकट हुई पूछताछ करने के लिए, तो सिचुएशन कुछ ऐसा क्रिएट हुआ कि जो सारी स्क्रिप्ट उन्होंने रिहर्स की थी सब धरी की धरी रह गई, और सुधीर कोहली के मुंह से सच्चाई निकल गई। अब मामला पूरा उल्टा ही हो गया था, सारा जो रिहर्सल वगैरह था सब फ्लॉप हो गया। अब पुलिस ने पल्लवी को हिदायत दी कि अगर वो शख्स जिसके साथ वो इस रिजॉर्ट में आई थी और ठहरी थी, अगर वो उसे फ़ोन करे या उससे मुलाकात करने की कोशिश करे तो उसे पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करना है। अब यहाँ पर पुलिस तो चली गई पूछताछ करके, अब पल्लवी भी वहाँ से निकल गई। अब इस रिजॉर्ट में सिर्फ रह गया, उस कैबिन में सुधीर कोहली रह गया। अब देर रात हो चुकी थी, अब उसे तो केस के ऊपर काम करना ही था, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें। अभी यहाँ का तो चैप्टर क्लोज हो गया, जिस काम के लिए वे आए थे वो काम पूरी तरह से हुआ नहीं। तो वो क्या करता है कि कैबिन से बाहर निकलता है और वो स्विमिंग पूल के एरिया का निरीक्षण करता है जिसके अंदर कमल आहूजा की लाश मिली थी। एक काबिल जासूस वो होता है जो केस की तह तक जाता है और सच्चाई को सामने लेकर आता है, फिर चाहे इसके लिए उसे अपने क्लाइंट की ही छानबीन क्यों ना करनी पड़े।
सुधीर कोहली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। उसके दिमाग में कुछ तो चक्कर चलता है, वो उसको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होती है। तो एज़ ए रीडर मुझे लगा कि उसके दिमाग में कुछ प्लान आ रहा था जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है और केस के ऊपर आगे बढ़ना चाहता है। तो वो क्या करता है कि बाहर से ही देर रात को एक हवलदार को फ़ोन करता है जो एक फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी था। तो उसे वो फ़ोन करके कुछ फ़ीस के एवज़ में उसे रिज़ॉर्ट बुलाता है और वहाँ पर जो कैबिन में है उसमें से जितने जगह हो सके वहाँ से वो फिंगरप्रिंट्स उठवाता है। वो सारे फिंगरप्रिंट्स उसने जमा कर लिए। अब उसका जो थ्योरी था कि वो फिंगरप्रिंट्स को चेक करना चाहता है। भले ही उसके क्लाइंट परमेश्वर ग्रोवर ने कहा था कि वो इस कैबिन में रुका था, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता है। ये एक कामयाब प्राइवेट डिटेक्टिव की निशानी है कि वो अपने क्लाइंट जिसको वो सपोर्ट कर रहा है, जिसका केस उसने लिया है, वो उसको भी क्लियर करना चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका क्लाइंट कुछ उससे छुपा रहा है, उसे बता नहीं रहा है, ताकि आगे चल के केस और ना उलझ जाए। तो उसको क्लियर करने के लिए ही सुधीर कोहली ने उस कैबिन से हर जगह से फिंगरप्रिंट उठवाए। उसके बाद उसने क्या किया, देखिए उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है। अब वो सीधा उसको अब वो फिंगरप्रिंट को मैच करने के लिए भी तो दूसरे फिंगरप्रिंट चाहिए। तो वो क्या करता है, वो एक तो मॉर्ग जाता है। मॉर्ग में जहाँ पर कमल आहूजा की लाश रखी हुई है, वहाँ जाकर वो अपना तिगड़म लगाता है और वहाँ से कमल आहूजा के लाश से उसकी फिंगरप्रिंट्स उठवाता है। और फिर वो पहुंचता है परमेश्वर ग्रोवर के ऑफिस में, जहाँ पर उसका ससुर भी है, जो उसका भी कैबिन है। और परमेश्वर ग्रोवर जो है ऑफिस में नहीं था, तो वहाँ पर जाके वो उसके पर्सनल सेक्रेटरी से बात करता है और उसके कैबिन में जाकर परमेश्वर ग्रोवर के भी फिंगरप्रिंट्स उठाता है, उसके टेबल और ड्रॉअर और सारी चीज़ों से। अब ये सारे इन्फॉर्मेशन लेके वो अपने आप को एक होटल के कमरे में बंद करता है और उसका फिर प्रोसेस चालू होता है कि वो फिंगरप्रिंट्स को कंपेयर करना शुरू करता है। तो उसको जो परमेश्वर ग्रोवर का जो फिंगरप्रिंट्स था, वो फिंगरप्रिंट्स जो उसने कैबिन से उठाए थे उसके साथ मैच करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि कमल आहूजा के भी फिंगरप्रिंट्स उस कैबिन में पाए गए थे। ये देखकर उसको झटका लगता है। तो क्या परमेश्वर ग्रोवर और कमल आहूजा की मुलाकात उस कैबिन में हुई थी? क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत बड़ा क्लू उसके हाथ लगता है। प्लस एक वो भी सोच आती है कि हो सकता है कि कमल आहूजा परमेश्वर ग्रोवर के पहले उस कैबिन में रहा हो और उसका जो है फिंगरप्रिंट्स वहाँ रह गया हो। ये एक ऑप्शन है। बट कहीं ना कहीं उसको लग रहा था कि क्योंकि ये मर्डर केस है, तो क्या ऐसा है कि कमल आहूजा और परमेश्वर ग्रोवर की मुलाकात हुई हो पल्लवी के जाने के बाद, उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ कैसे आए? ये एक मेन मुद्दा सुधीर कोहली को मिलता है केस के ऊपर आगे बढ़ने के लिए। सुधीर कोहली के पास एक और एंगल था इस केस को सॉल्व करने के लिए, और वो एंगल था उस एस्टीम गाड़ी का उस रिजॉर्ट पे होना जिस रात हादसा हुआ था। वो उस एस्टीम गाड़ी का नंबर लेता है और उसके मालिक का पता लगाता है। तो वहाँ से उसे पता चलता है कि ये एस्टीम गाड़ी किसी ज्योत्सना तलवार के नाम पर है। वो इस लेडी के बारे में पता लगाता है तो उसे पता चलता है कि ज्योत्सना तलवार एक तलाकशुदा लेडी हैं, बहुत ही मालदार लेडी हैं, और उनका हाई सोसाइटी में काफ़ी उठना बैठना रहता है। पुलिस को अगर किसी से कोई बात उगलवानी हो तो वो सख्ती से पेश आती है, और वही बात अगर किसी जासूस ने उगलवानी है, सुधीर कोहली जैसे कोई पहुंचे हुए जासूस ने किसी से कोई बात कबूलवानी है, तो वो क्या करता है, वो शांत पानी में कंकड़ मार देता है और बैठकर फिर तमाशा देखता है। सुधीर कोहली इंसानी फितरत को अच्छे से पहचानता है। उसे मालूम है कि अगर ज्योत्सना तलवार ने कुछ गलत काम किया है, क्योंकि उसकी स्टीम वहाँ रिजॉर्ट पे थी, तो वो ज़रूर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। और इसी उम्मीद के साथ सुधीर कोहली जो है ज्योत्सना तलवार के घर पर फ़ोन करता है, और वहाँ पर वो एक अजनबी बनकर एक अलग नाम से फ़ोन करता है और वहाँ एक मैसेज छोड़ता है कि सुधीर कोहली नाम का जो प्राइवेट डिटेक्टिव है वो फ़ला फ़ला होटल के फ़ला फ़ला रूम नंबर में ठहरा हुआ है, और वो जिस रात कमल आहूजा का खून हुआ था उस रात की जो इंसिडेंट्स है
उसकी वो जांच पड़ताल कर रहा है। और अगर ज्योत्सना तलवार उस रात हुए इंसिडेंट के बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहती हैं जो कि सुधीर कोहली के पास है, तो वे तुरंत आकर सुधीर कोहली से मिलें, वरना ये इन्फॉर्मेशन आगे किसी को पास ऑन किया जा सकता है। तो ये मैसेज जो है सुधीर कोहली ने ज्योत्सना तलवार के फ़ोन पर मैसेज छोड़ा। उसे मालूम नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है, एक लेडी थी, बट उसने उसको नाम पर ये मैसेज छोड़ दिया। अब उसका काम था सिर्फ होटल में बैठ के इंतज़ार करना कि कब ज्योत्सना तलवार उससे मिलने के लिए आएगी। तो अगर ज्योत्सना तलवार वाकई उसने कुछ गड़बड़ किया है, वाकई वहाँ पर उसने कुछ गलत काम किया है, तो ज़रूर उससे मिलने के लिए आएगी। तो सुधीर कोहली वेट कर रहा है। काफ़ी इंतज़ार के बाद ज्योत्सना तलवार आती है उससे मिलने के लिए, लेकिन आते के साथ ही कुछ मिनट नहीं हुए उसको वहाँ पर आए हुए, और वो ऐसी हरकत करने लगती है कि वो सीधा इल्ज़ाम लगा देती है सुधीर कोहली पर कि सुधीर कोहली उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। और वो अपने कपड़े उपड़े निकाल देती है और चीखने लगती है। और जैसे ही वो चीखती है, दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक प्राइवेट डिटेक्टिव और एक ज्योत्सना तलवार का जो दोस्त है वो एंटर करते हैं। जैसे कि वो बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि कब ज्योत्सना तलवार चीखेगी और कब हम एंट्री करेंगे। और यहाँ पर ज्योत्सना तलवार अपना दुखड़ा रोने लगती है और ये अलग अलग बातें बोलने लगती है, जिससे कि सुधीर कोहली पर इल्ज़ाम लगे और उसे पुलिस पकड़ कर लेके जाए। लेकिन सुधीर कोहली जो है शांत बैठा रहता है। उसे मालूम है कि उसे फंसाया गया है, इसलिए वो कोई हरकत नहीं करता है। बजाय इसके कि वो पुलिस को बताता है कि रीज़निंग देता है कि क्यों उसने ज्योत्सना तलवार के साथ ज़बरदस्ती नहीं की है। और लेकिन किसी भी तरह से सुधीर कोहली को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाता है यादव के सामने। अब यहाँ पर सुधीर कोहली की जो असिस्टेंट है रजनी, उसको इस नावल में ऑफिस से बाहर भी काम करने का मौका दिया गया है। तो यहाँ पर रजनी जो है अपना दिमाग इस्तेमाल करती है, अपना स्ट्रेटजी बनाती है और किसी तरीके से वो सुधीर कोहली को पुलिस के चंगुल से बाहर निकाल पाती है। इंस्पेक्टर यादव जब परमेश्वर ग्रोवर द्वारा पुलिस स्टेशन में दिए गए फिंगरप्रिंट्स का मिलान सुधीर कोहली द्वारा उठाए गए फिंगरप्रिंट्स से करता है, जो कि सुधीर कोहली ने उस रिजॉर्ट के कॉटेज से उठाया था, तो उसे सुधीर कोहली पर बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि परमेश्वर ग्रोवर का जो फिंगरप्रिंट जो पुलिस स्टेशन में उसने दिया था, वो सुधीर कोहली द्वारा उठाए गए परमेश्वर ग्रोवर के फिंगरप्रिंट्स से मैच ही नहीं कर रहा है। मतलब कॉटेज के जो फिंगरप्रिंट्स थे वो अलग और यहाँ जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अलग। ये बात सुनते ही सुधीर कोहली का माथा ठनकता है कि ये कैसे हो सकता है। उसने स्वयं फिंगरप्रिंट्स उठवाए थे और वो स्वयं परमेश्वर ग्रोवर के कैबिन में गया था, वहाँ से उसने परमेश्वर ग्रोवर के फिंगरप्रिंट्स वहाँ से उठाए थे और बैठकर उसने खुद उन फिंगरप्रिंट्स की मैचिंग की थी। अब यहाँ ऐसा क्या हो गया कि यहाँ परमेश्वर ग्रोवर ने जो फिंगरप्रिंट्स दिए वो मैच ही नहीं कर रहा है उसके फिंगरप्रिंट से। ऐसा कैसे हो सकता है? या तो फिर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि और सुधीर कोहली का दिमाग चकरा जाता है। अब इसका जवाब उसे सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है और वही शख्स इस सारे खेल से पर्दा उठा सकता है। सुधीर कोहली तुरंत वहां से निकलता है उस शख्स से मिलने के लिए। कौन था वो शख्स जिससे मिलने के लिए सुधीर कोहली दौड़ पड़ा था? क्या वो शख्स इन सारे खेल से पर्दा उठा पाया? क्या वो सच्चाई को सामने ला पाया? कौन थी ज्योत्सना तलवार और क्यों उसने सुधीर कोहली को रेप और ब्लैकमेल के चक्कर में फंसाने की कोशिश की थी? क्या कनेक्शन था उसका पूरे इस केस में? और क्या प्रशांत निगम ने वाकई अपनी पत्नी का खून किया था या वो एक हादसा था जो वो पुलिस को बयान दे चुका है? और फिर कमल आहूजा का खून किसने किया? क्या उसका कनेक्शन परमेश्वर ग्रोवर के साथ था? इन सब बातों का खुलासा, इन सब बातों से पर्दा उठेगा जब आप खतरे की घंटी के आखिर के पन्नों को पढ़ेंगे। सुधीर कोहली के लिए ये केस एकदम लकी साबित हुआ। एक तो उसे इस पूरे केस में 3,20,000 रुपये की कमाई हुई और सबसे बड़ी बात, उसे अपनी सेक्रेटरी रजनी की तरफ से गाल पर एक किस भी मिला।
आशा करता हूँ कि सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा रचित ये सस्पेंस थ्रिलर नॉवल, मर्डर मिस्ट्री नॉवल खतरे की घंटी का जो मेरा रिव्यू है वो आपको पसंद आया होगा। अपने विचार, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें भी सस्पेंस थ्रिलर रिव्यूज़ देखने का शौक़ है या सस्पेंस नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है। अगर आप इस तरीके के वीडियोस जो बेस्ड हैं थ्रिलर नॉवल के रिव्यू पर, थ्रिलर मूवीज़ के रिव्यू पर देखने के शौकीन हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगले वीडियो में मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और ज़बरदस्त सस्पेंस थ्रिलर नॉवल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।